इब्तदाई कैंपेनिंग जो है वो हमने पहले से शुरू कर दी है। शहर में हम लोग जब से आज 3 साल से शहर के बुनियादी मसाइल जो गटर, रोड और नल, इसमें उलझा के रखा गया है। इसको ही कभी पूरा मसाइल को हल नहीं किया गया कि इसके बाद आगे डेवलपमेंट, तालीम के बारे में लोग सोचें। इससे रोकने के लिए बुनियादी मसाइल ही पैदा करके रखा गया है। हमारा बुनियादी मसाइल को हल करना ये कोई इशू ही नहीं है हमारे लिए। हम लोगों ने ये तय किया इसको तो हल करना फ़र्ज़ है, इसको मैनिफेस्टो में होना ज़रूरी नहीं, ये तो ज़रूरत थी, इसको करने में लोग नाकाम हो गए। और इसके बाद हमारे आगे के लिए ये है कि हमारे आने के बाद मालेगांव शहर में तालीम, लोगों को हम ये मानते हैं कि अगर किसी कौम की तरक्की चाहिए तो उसके लिए तालीम, उनकी बेहतर सेहत और माली तौर पे मुस्तहकम होना ये ज़रूरी है। इसलिए लोगों के लिए रोज़गार, तालीम सस्ती हो इसके लिए कोशिश, और तालीम सस्ती होने के अलावा लोगों के लिए रोज़गार और तहफ़्फ़ुज़, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इस पर ही हम लोग हमारे इलेक्शन को फोकस करेंगे और इंशाअल्लाह हम लोग हमारी आने के बाद भी यही कोशिश करेंगे कि लोगों में जो आज प्राइमरी तालीम है, प्राइमरी स्कूलें खंडर बन गई, इसको बेहतर करना, जो 7वीं तक का निज़ाम है उसको 10वीं तक करना, और लोगों को घर बैठे रोज़गार मिले, ख़ास तौर पे ख़वातीन को भी रोज़गार मिले। उसके बाद उनको एक जो हमारे अहम मुद्दा ये भी है कि लैंड जिहाद के नाम से हरासा किया जाता है मालेगांव शहर के लोगों को। तो 7 बारे का उतारा के मालिक बने लोग, उनको उनके घर से हाथ ना धोना पड़े। जैसे गुंठेवार का कानून था, वैसे ही नया कानून लाकर कोशिश करके अहवान में ये कोशिश करना कि लोग अपने घर को रिवाइज़ उतारे के तहत अपने घर के मालिक बन जाए, ताकि कोई जो योगी जैसा जालिम हुक्मरान मालेगांव शहर के लोगों को अपने घर से निकाल ना पाए। ये हमारी बुनियादी बात है। देखो, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातें करना जो नामुमकिन है वो नहीं, हम जो कर सकते हैं हम वो बात करते हैं। जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, लेकिन मालेगांव में आज तक क्या आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नहीं की गई? किसके लिए बोल रहे हो आप? ये हमारे लिए नहीं बोल सकते आप। हम बुनियादी तौर पे सेकुलर थे, सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे और आज भी है। आप उनको बोल सकते हैं जो दूसरे लोग सियासत कर रहे हैं, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कभी कोई एमआईएम में होता है तो कभी कोई राष्ट्रवादी में होता है, तो कोई कभी बीजेपी के साथ वाली पार्टी के साथ होता है, कभी ये इन दोनों के लिए बोल सकते हैं। हमारे लिए तुम ये जुमला नहीं बोल सकते। आप अपनी मालूमात दुरुस्त कर। मैं आप पे ये एलिगेशन नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मालेगांव में आज तक की आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स जो है वो क्यों नहीं की जा रही है? अवाम यानी कि बेदार नहीं है या पॉलिटिशियन? मालेगांव शहर की आवाम हमेशा से बेदार, मालेगांव शहर की आवाम हमेशा से बेदार रही है। इसी वजह से, यही वजह है कि मालेगांव शहर में कभी कोई फ़िरका परस्त पार्टी ने सर नहीं उठाया। साथ ही निहाल अहमद के साथ लोग सोशलिस्ट पार्टी के साथ रहे और यही आइडियोलॉजी मालेगांव शहर में। लेकिन चंद सालों से इस्लाह सियासत के नाम से जो मजहबी सियासत मालेगांव शहर में फैलाई गई, उस पर जो मुखालफिन है शेख आसिफ साहब, उनको भी ये महसूस होने लगा कि मजहबी सियासत करना ही सियासत करना, और कहीं ना कहीं ये दोनों हरे झंडों को चलाने वाले भगवे झंडे। ये लोग जैसे मुफ्ती साहब बोलते हैं कि वो 2.5 साल शिंदे के साथ रहे तो वो बीजेपी के साथ थे। जिस तरह दिखाई देता है कि शेख आसिफ साहब जो है वो अजीत पवार के साथ है, मतलब वो बीजेपी के साथ है। कोई आइडियोलॉजी इनके पास नहीं है। हम लोग शुरू से समाजवादी थे, हमने हमेशा तवाज़ुन बरकरार रखा। और न सिर्फ निहाल साहब ने बल्कि शब्बीर सेठ ने भी मालेगांव शहर में, हारून अंसारी साहब ने भी मालेगांव शहर में तवाज़ुन बरकरार रखा। जब मालेगांव शहर का नुमाइंदा जो है एमएलए मुसलमान होता था तो पार्टी का प्रेसिडेंट कभी नवल राय शाह जनता पार्टी के होते थे, और कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट कभी विट्ठल काड़े होते थे, कभी दीपक भोसले होते थे, कभी नवल राय शाह होते थे। यानी तवाज़ुन बरकरार रखा। ऐसे ही शब्बीर सेठ जब नुमाइंदे हुआ करते थे तो यहाँ के उनके हरीलाल सेठ असमर पार्टी प्रेसिडेंट कांग्रेस के हुआ करते थे। अगर एटीटी स्कूल में आप देखेंगे पूरा मुस्लिम बच्चे स्टाफ होने के बावजूद भी वानी सर रहा करते थे। हारून अंसारी साहब के स्कूल में राव मैडम रहा करती थी। तवाज़ुन बरकरार हमेशा सियासी लोगों ने रखा। लेकिन इस्लाह सियासत के नाम से जब मज़हब की बात आने लगी तो बाकी सब लोगों ने अपना सियासी मेयार गिरा दिया, क्योंकि शायद वो मेयारी थे ही नहीं। हरे झंडे और दूसरी सियासत होने लगी। लेकिन मालेगांव शहर में आज भी लोग सेकुलर हैं और आगे भी रहेंगे।
शहर में एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि हर पार्टी जो है वो मजहबी लाइन से जो है वो वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रही है। आपकी पार्टी की तरफ से इस बारे में क्या होगा? हम लोगों का, हमको ये समझता है कि एक अक़लियत का मजहबी तौर पे मुत्तहिद होना और ताकत बताना ये ठीक है, लेकिन सियासी तौर पे ताकत बताने में बहुत सारे नुकसान होते हैं। और आने वाला जो हमारा पहला इलेक्शनी जलसा है सिरात चौक में, वहाँ पर मैं यही बताना चाहती हूँ कि मजहबी सियासत से मालेगांव शहर के क्या क्या नुकसान होंगे। हमारा मजहबी सियासत पर कभी ये मानना नहीं कि मजहबी सियासत चलती है। आप देखो कि मोदी ने इतनी ज़्यादा मजहबी सियासत की, लेकिन उनका भी चला हुआ है। तो मजहबी सियासत मुस्तकिल तौर पे नहीं चलती। लोगों को रोज़गार चाहिए, तालीम चाहिए, अपनी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अमूमी तौर पे ये भी बात हो रही है कि बुलंद इकबाल जब इलेक्शन में खड़े हुए उनको जो वोट मिली टोटल, और उसके बाद निहाल साहब का जो लास्ट इलेक्शन था उसमें वोट मिली, और इस वक्त अभी कुछ दिनों पहले मुस्तकिल डिग्निटी ने 1 लाख वोटों का दावा किया। तो इस पर आपका क्या बोलना? देखो, मालेगांव शहर हमेशा से निहाल साहब के मानने वालों का रहा है। पहले ऐसा था इसको हराना है, उसको जिताना है, ये उसमें वोट डिवाइड, कोई खुशी से किसी को वोट नहीं देता था। किसको हराना है ये सोच के जो हराने वाला है उसको वोट दिया करते थे। लेकिन मुफ्ती साहब के 10 सालों में, शेख आसिफ और उनके घराने के 15 सालों में मालेगांव शहर ने देख लिया कि एक मामूली देहात की भी बराबरी नहीं कर पा रहा है मालेगांव। मेरा खुद मालेगांव शहर के शहरियान और वोटर्स से ये एक सवाल है कि इनके 10 साल मुफ्ती इस्माइल साहब के और इनके 15 साल मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो कारपोरेशन में राज किया, उसके बाद शेख आसिफ घराने के 15 साल असम्बली में और 15 साल इनके कारपोरेशन में, इसके बाद भी मालेगांव शहर में क्या तब्दीली आई? अच्छी तब्दीली कुछ नहीं आई। सिर्फ मालेगांव शहर में हमारा डेवलपमेंट रुका, बल्कि उसकी सतह गिर गई। पूरे अपने इक़्तिदार पाने के लिए पूरे फ़ायदे जो है वो आउटर ने उठाया। ये मुर्गे बने रहे दोनों पार्टी के लोग, और पूरा फ़ायदा जो आउटर को पहुंचाया। और मालेगांव शहर की जो प्राइमरी स्कूलें थी वो खंडर हो गई। मालेगांव की जो गटरें थी, रोड थी, ये सब खंडर हो गई। अब किस मुंह से ये वोट मांग रहे हैं? इनसे सवाल करना चाहिए आवाम ने कि तुमने 10 साल में क्या कर लिया कि अब तुमको तीसरी बार चुन के हम देंगे। उनसे पूछना चाहिए कि 15 साल में तुम्हारे इक़्तिदार में तुमने ऐसा क्या कर लिया। उनसे सवाल करना चाहिए। और उनके पास कोई विज़न भी नहीं। वो जब इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं इजलास में अपनी तकरीर में, तो वो ये बोलते हैं कि उनके घर की बहन बेटी ऐसी है, वो बोलते हैं कि उनके घर की बहन बेटी ऐसी है, उनके पास बंदूक है, फिर ये बताते हैं कि मेरे पास लाइसेंस वाली बंदूक है। ये सिर्फ मुद्दे से हटाने के लिए दोनों साजिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के पास ये बताने के लिए नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। तो इस पे ये यकीन है कि मालेगांव शहर की बेदार आवाम, आप देखेंगे पार्लियामेंट के इलेक्शन में किसी के घर पे स्लिप पहुंची कि नहीं पहुंची, रिक्शा पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन बेदार आवाम ने अपना हक अदा किया। वैसे ही जब लोगों को ये बात समझ रही है कि मालेगांव शहर मुसलसल परेशान है, बदहाल है, कानूनी तौर पे हमारे ऊपर आफत आती है, हमारी मस्जिद, हमारे मजहबी गाह की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं यहाँ के नुमाइंदे, बल्कि फ़िरका परस्तों के साथ मिले हुए हैं, तो मालेगांव शहर में बड़ी तब्दीली आ रही है। आप देखेंगे कि इतनी बारिश के बाद भी अखिलेश यादव साहब के प्रोग्राम में लोग हाजिर रहे। ये एक अलामत है कि मालेगांव शहर नई क़यादत को कबूल करना चाहता है।